हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। चीन से तनाव के बीच फुली लोडेड कंडीशन में अगले महीने भारत पहुंचेंगे 6 राफेल फाइटर्स। भारत की मिलिट्री हिस्ट्री में पहली बार एक बड़े एविएशन प्रोजेक्ट के लिए बनेगा प्राइवेट कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर। इजराइल दे रहा है अपना एक इन सर्विस एयर डिफेंस सिस्टम भारत को। कल सुबह होगी भारत और चीन के बीच कोर कमांडर्स लेवल की तीसरी मीटिंग। इंडियन आर्मी के स्पेशल फोर्सेस को मिलेंगे स्कारल जैसे नए हथियार। सीमा पर चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच इंडियन एयरफोर्स के राफेल फाइटर्स को लेकर एक बड़ी खबर निकल के सामने आई है, जिसके मुताबिक अब फ्रांस राफेल फाइटर्स के पहले बैच में 4 नहीं बल्कि टोटल 6 राफेल फाइटर्स भारत को डिलीवर करेगा। और ये राफेल फाइटर्स अगले महीने 27 जुलाई को अंबाला एयरबेस पर लैंड करेंगे। और इस समय 6 राफेल फाइटर्स का भारत पहुंचना इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि ये 6 राफेल फाइटर्स फुली लोडेड कंडीशन में भारत को मिलने वाले हैं। और जो इस फाइटर एयरक्राफ्ट के महत्वपूर्ण हथियार हैं, जैसे कि स्कैल्प क्रूज मिसाइल, मीटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल और माइका एयर टू एयर मिसाइल, इन हथियारों का कंसाइनमेंट फाइटर एयरक्राफ्ट के भारत पहुंचने से पहले ही अंबाला एयरबेस पर पहुंच जाएगा। और ये 6 राफेल फाइटर्स डायरेक्ट फ्रांस से भारत आएंगे और इस बीच इनका केवल एक ही स्टॉप होगा और वो होगा अबू धाबी के पास डाफरा एयरफोर्स बेस पर। और बाकी एयरक्राफ्ट की रिफ्यूलिंग फ्रेंच एयरफोर्स के टैंकर्स द्वारा मिड एयर की जाएगी। और उम्मीद है कि इसमें एक बार भारत के रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल भी किया जाएगा। और शुरुआती योजना के अनुसार राफेल फाइटर्स के पहले बैच में 4 फाइटर्स भेजे जाने थे, लेकिन अब जिस तरीके से भारत में चीन के साथ स्थिति बनी हुई है उसको ध्यान में रखते हुए फ्रांस ने 4 नहीं बल्कि 6 फाइटर्स को भेजने का फैसला लिया है। और अंबाला एयरबेस में जिस स्क्वाड्रन में इन्हें इंडक्ट किया जाएगा उसका नाम है गोल्डन एरोस। और केवल इतना ही नहीं बल्कि इंडियन एयरफोर्स के राफेल फाइटर्स में जो स्कैल्प क्रूज मिसाइल आ रही है, इसी मिसाइल का एक नेवल वर्जन भारत के प्रोजेक्ट 75I के तहत बनाई जाने वाली सबमरीन्स में भी इस्तेमाल किया जाएगा। और बाकी जो अंबाला और हासीमारा एयर बेसिस हैं, वो इंडियन एयरफोर्स के प्रिंसिपल राफेल सेंटर्स होने वाले हैं। जिस तरह ग्वालियर में मिराज 2000 फाइटर्स का स्टेशन है और राफेल फाइटर्स के लिए ग्वालियर एयरबेस की तरह ही अंबाला और हासीमारा एयरबेस पर भी कलेक्टिव ट्रेनिंग एंड सिंथेटिक लर्निंग आर्किटेक्चर को इंस्टॉल किया जाएगा, जो कि डायरेक्टली ग्वालियर से लिंक होगा। और इसका फायदा ये होगा कि तीनों बेसिस पर मौजूद इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स दोनों ही तरह के एयरक्राफ्ट को अलग अलग कॉम्बैट सिनेरियोज में एक कोऑपरेटेड सिमुलेटेड मिशन के तहत ऑपरेट कर पाएंगे। और राफेल फाइटर्स की तरह ही अपग्रेडेड मिराज 2000 फाइटर में भी माइका जैसी एयर टू एयर मिसाइल को इंटीग्रेट किया जाएगा। बाकी राफेल फाइटर्स पर हम कई सारी वीडियोस बना चुके हैं और एक वीडियो हमने इस फाइटर के 3 डेडलीस्ट मिसाइल्स के बारे में भी बनाई है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। डिफेंस वेबसाइट लाइफिस के सीनियर एडिटर शिव अरोर के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के दौरान एचएएल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर आर माधवन ने इस बात को कंफर्म किया है कि जो भारत का 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम AMCA है, ये अब एक पब्लिक प्राइवेट प्रोग्राम होने वाला है। और इसके तहत एचएएल और ADA AMCA की डिजाइन पर एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही वे इसके उत्पादन पर भी विचार कर रहे हैं, जिसके तहत एक स्पेशल पर्पस व्हीकल को बनाया जाएगा जो कि एचएएल, DRDO और एक प्राइवेट कंपनी का जॉइंट वेंचर होगा। और केवल इतना ही नहीं बल्कि एक फुल फ्लेजेड जॉइंट वेंचर होगा जो कि AMCA के डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग हर चीज को देखेगा। और इंडियन मिलिट्री की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हो रहा है जब भारत के इतने बड़े मिलिट्री एविएशन प्रोजेक्ट में किसी प्राइवेट कंपनी को चुना जा रहा है, जो कि एचएएल और DRDO के साथ बराबर के फाइनेंशियल और वर्क टर्म्स के साथ काम करेगी। और लाइफिस की तरफ से कंफर्म किया गया है कि इस AMCA प्रोग्राम के लिए प्राइवेट पार्टनर को चुनने की जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो तैयार है। और फिलहाल इस प्रोग्राम के लिए जो प्राइवेट कंपनीज शामिल हैं उसमें लार्सन एंड टुब्रो, लक्ष्मी मशीन वर्क्स, एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर्स, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और कम से कम 3 और प्राइवेट सेक्टर डिफेंस कंपनीज इस लाइन में हैं। लेकिन लाइफिस के मुताबिक इस कंपटीशन में L&T को चुने जाने की सबसे अधिक संभावना है, यानी कि इन सभी कॉम्पिटिटर्स में ये सबसे फ्रंट रनर है। और इसका मुख्य कारण यह है कि जो L&T कंपनी है उसे भारत के स्ट्रेटेजिक मिलिट्री प्रोग्राम्स में अच्छा खासा अनुभव प्राप्त है और साथ ही भारत की और भी कई महत्वपूर्ण प्रोग्राम्स में शामिल रही है, जिनमें इंडियन नेवी का न्यूक्लियर सबमरीन्स प्रोग्राम भी आता है। लेकिन फिर भी इस AMCA जॉइंट वेंचर के लिए प्राइवेट कंपनी का अंतिम निर्णय इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की पूरा होने के बाद ही मालूम पड़ेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि प्राइवेट कंपनी को शामिल करने से हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो ये AMCA प्रोग्राम है ये और तेजी से पूरा होगा। और इस बात पर इस वीडियो को 1 लाइक तो बनता है और इसलिए आज हम इस वीडियो का लाइक टारगेट रख रहे हैं 20,000। बाकी एचएएल के चेयरमैन आर माधवन के मुताबिक जो AMCA का शुरुआती डिजाइन है वो पूरा हो चुका है और इसका पहला प्रोटोटाइप 2026 से 2027 के बीच में अपनी पहली उड़ान भरेगा। और केवल इतना ही नहीं बल्कि एचएएल के चेयरमैन के मुताबिक भारत के 3 नए फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम, जिनमें LCA Mk2 ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर और AMCA
इन तीनों के प्रोटोटाइप अगले 4 सालों के अंदर तैयार हो जाएंगे, जिसमें सबसे पहले आएगा LCMK2, फिर आएगा ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर और फिर आएगा AMCA। और करीब 7 से 8 सालों के अंदर हम इन एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में देख पाएंगे। और साथ ही 83 LCA तेजस MK1A फाइटर्स के बारे में उनका ये भी कहना था कि वैसे तो ये कॉन्ट्रैक्ट अगस्त के महीने में साइन होना था, लेकिन इस चाइनीज वायरस के चलते इसमें 2 से 3 महीनों की देरी हो सकती है, लेकिन फिर भी उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस साल के अंत तक यानी कि दिसंबर महीने तक ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच जो भारत के एलाइज हैं, उन सभी ने इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए सारे जरूरी वेपन्स और एम्युनिशंस को समय पर डिलीवर करने के लिए कमिटमेंट दी है, जिसमें जहां फ्रांस की तरफ से 4 की बजाय अब 6 राफेल फाइटर्स फुली लोडेड कंडीशन में अगले महीने भारत को मिलने वाले हैं, तो वहीं इसराइल द्वारा भी उनके एक इन सर्विस एयर डिफेंस सिस्टम को भारत को डिलीवर किए जाने की उम्मीद है। और जैसे कि आपको ध्यान होगा, हमने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत को कोई एक फ्रेंडली कंट्री एयर डिफेंस सिस्टम डिलीवर कर सकती है। और अब बातें साफ हो रही हैं कि ये फ्रेंडली कंट्री कोई और नहीं बल्कि इसराइल है, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम्स का सबसे अच्छी तरीके से उपयोग इसराइल के अलावा कोई और नहीं करता है। और इसी तरह अमेरिका से M777 होविट्जर्स के लिए एक्सकैलिबर एम्युनिशंस और रशिया ने भी एम्युनिशंस और वेपन्स की अर्ली डिलीवरीज के लिए अपना कमिटमेंट दिया है। और रिपोर्ट के मुताबिक रशिया से करीब $1 बिलियन तक की कीमत वाले इमरजेंसी एम्युनिशंस, ATGMs और मैन पैड्स लिए जा सकते हैं। और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की अर्ली डिलीवरी के बारे में तो हम आपको जानकारी पहले दे चुके हैं। हालांकि ये तो कंफर्म नहीं है कि इसराइल अपना कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम भारत को दे सकता है, जो ऑलरेडी इसराइल के सर्विस में इस्तेमाल भी हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको जानकारी दे दें कि इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम में मुख्य रूप से MIM-104 पैट्रियोट एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम, डेविड स्लिंग मिसाइल डिफेंस सिस्टम और आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम आते हैं। और ऐसी संभावना है कि इसराइल अपने एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम या फिर आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम में से कोई एक सिस्टम भारत को दे सकता है। हालांकि अभी ये कंफर्म नहीं है कि कौन सा डिफेंस सिस्टम मिलेगा, ये बस एक अनुमान है। और वहीं दूसरी तरफ चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच शनिवार को इंडियन ओशन में भारत और जापान की नेवीज के बीच एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज को आयोजित किया गया था, और जिसमें दोनों देशों का कहना था कि ये एक्सरसाइज मुख्य रूप से दोनों देशों की नेवीज की आपसी समझ को बढ़ाने के उद्देश्य के साथ आयोजित की गई है। और जबकि वाइस एडमिरल प्रदीप चौहान के मुताबिक इस एक्सरसाइजेस का इस्तेमाल हम स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशंस के लिए कर रहे हैं, और यहाँ पे दोनों देशों की नेवीज किसी कॉम्बैट पर्पस के लिए नहीं बल्कि केवल सिग्नलिंग के लिए है। और उनका ये भी कहना था कि हमें अपने फ्रेंडली नेवीज के समीप रहने की जरूरत है। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो इस एक्सरसाइज के माध्यम से भारत ने चाइना को सीधा संदेश दिया है कि इंडियन ओशन रीजन पर जो वो करने की कोशिश कर रहा है उसमें वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता है, क्योंकि भारत उसे ऐसा करने नहीं देगा। और बाकी इस एक्सरसाइज में टोटल 4 वॉरशिप ने भाग लिया था, और जो भारत की तरफ से वॉरशिप इसमें गई थी उनका नाम है INS राणा और INS कुलुश, जो की इंडियन नेवी की ट्रेनिंग वेसल्स हैं। और जबकि जापानीज नेवी की इसमें JS कासिमा और JS शिमायुकी शामिल थी। कल सुबह 10:30 बजे भारत और चीन के बीच कोर कमांडर्स लेवल की तीसरी मीटिंग आयोजित की जाएगी, और कल की मीटिंग इंडियन साइड में चुशूल में होगी। और जबकि इससे पहले की 2 कोर कमांडर्स लेवल मीटिंग चाइनीज साइड में मोल्डो रीजन में हुई थी। और इस मीटिंग में भारत की तरफ से 14 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह होंगे, तो चीन की तरफ से साउथ शिनजियांग मिलिट्री कमांड के कमांडर मेजर जनरल लियू लिंग अपनी 12 सदस्यों की टीम के साथ इसमें मौजूद रहेंगे। और इस मीटिंग में एक बार फिर से स्टेटस क्यू को बरकरार करना, पैंगोंग सू लेक में अपनी स्थिति पर वापस चीन को जाना, और साथ ही चुमार, डेमचोंग, डेपसांग, गलवान, गोगरा और दौलत बेग ओल्डी पर बातचीत भी की जाएगी। और इसमें एजेंडा ये रहेगा कि ये इस तरह की आखिरी मीटिंग हो और भारत के जो भी प्रस्ताव हैं उन्हें अंतिम रूप दिया जाए। और जबकि रिपोर्ट्स ये है कि गलवान घाटी की हिंसक झड़प के बाद भी पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर तनाव की स्थिति अभी भी बनी हुई है। हालांकि सैटेलाइट इमेजेस से मालूम पड़ा है कि 25 जून के बाद से नदी के आसपास चीनी सैनिकों की संख्या तो कम हो गई है, लेकिन यहाँ पे जो उनका निर्माण है वो अभी भी वैसा ही है। और जबकि गलवान के पास पुल और अन्य निर्माण कार्य से भारत ने चीन को साफ तौर से बता दिया है कि भारतीय सेना बुनियादी ढांचे का काम जारी रखेगी। और इसमें शोक नदी के पश्चिमी तट पर उत्तर लद्दाख में महत्वपूर्ण राजमार्ग भी शामिल है। और जबकि पिछले कुछ दिनों में ही कम से कम 4 सीमा सड़क परियोजनाओं का काम तेज हुआ है, और सरकार का संदेश स्पष्ट है कि नागरिक और सैन्य दोनों के बुनियादी ढांचे के काम में कोई भी समझौता नहीं होगा। और जबकि कुछ सोर्सेज का कहना है कि चाइनीज ट्रूप्स बुलिंग टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके भारत के रोड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को रोकने की कोशिश में है। और सीमा पर चाइना द्वारा अपने मार्शल आर्ट्स फाइटर्स को तैनात करने वाली रिपोर्ट के बाद भारत का भी कहना है कि उनके घातक कमांडोज हर तरह की चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं।
ऐसी कुछ रिपोर्ट्स हैं कि इंडियन एयरफोर्स अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट कामेंग जिले में एक सटीक बॉम्बिंग एक्सरसाइजेस के लिए एक हाई ऑल्टीट्यूड फायरिंग रेंज को स्थापित करेगी और वहीं इंडियन आर्मी के स्पेशल फोर्सेज द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले स्मॉल आर्म्स में भी एक बड़ा अपग्रेड किया जाने वाला है, जिसमें स्पेशल फोर्सेज को कुछ नए हथियार और नए इक्विपमेंट से लैस किया जाएगा और इनमें FN स्कारल जैसे असॉल्ट राइफल के साथ साथ हेलमेट माउंटेड नाइट विजन डिवाइसेज जैसे इक्विपमेंट भी शामिल हैं। और अभी एक रिपोर्ट ये भी सामने आई है कि अर्ली डिलीवरी के लिए फ्रांस कुछ मीटियोर मिसाइल्स ऐसी भी भारत को भेज रहा है जो उसने अपनी सर्विस में इस्तेमाल करने के लिए प्रोड्यूस की थी, लेकिन अब भारत की जरूरत को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इनको भारत के लिए डाइवर्ट कर दिया है। और बाकी जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में एक जॉइंट ऑपरेशन में 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर है, जिनसे एक AK-47 और 2 पिस्टल भी बरामद हुई हैं। बाकी ये ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपका कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। बाकी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।